अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कि हमारे पास अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें डी ऑर्बिटल अपने आप को कैसे सेपरेट करेगा वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेटिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेकर जा रहा हूं जिसका जनरल फार्मूला है मेरे पास Ml6 ऊपर प्लस माइनस n कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3। तो यहां पर मैं देख रहा हूं सेंट्रल मेटल एटम अमंग द लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम अमंग द लिगेंड रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में। कैसे होगा? जैसे मेरे पास ये है, ये M, ये L एक लिगेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इसका अगर मैं ऑक्टाहेड्रॉन बनाऊं तो मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं। इसको मैं और इसकी ये एजेस टच कर रहे हैं, एजेस क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो ये मेरे पास बन गया। तो अगर हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में एक्सप्लेन करें तो हमने ये एक जनरल फार्मूला लिया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। यह मैं बता रहे सेंट्रल मेटल एटम दरमियान में है और उसके इर्द गिर्द लिगेंड है जो कि सेंट्रल मेटल एटम टेट्राहेड्रॉन को टच कर रहा है। कौन टच कर रहा है? लिगेंड टच कर रहा है। तो लिखो, in order to explain splitting of d orbital in octahedral complexes, let us consider a hypothetical octahedral complex having general formula Ml6 जो कि जहां पर सेंट्रल मेटल एटम अमंग द लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ अमंग द लिगेंड आर रेगुलर। किसके अंदर है? रेगुलर किसके अंदर है? टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन किसके अंदर है? ऑक्टा। वेयर सेंट्रल मेटल एटम अमंग द लिगेंड आर रेगुलर इन octahedron touching the edges of octahedron। उनकी एजेस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है ऑक्टाहेड्रॉन। तो हमने ले लिया। अच्छा जी, अब अगर मैं बात करूं डी ऑर्बिटल, मेरे पास डी ऑर्बिटल हमने पिछले लेक्चर में देखा था कुछ ऐसे अरेंज होता है। इनमें एक्स हमारे पास dxy है, dyz है, dzx है, dx² y² dz। तो हमारे पास डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड आएंगे? 6 लिगेंड। जब हमारे पास 6 लिगेंड इन मेटल की तरफ अप्रोच करेंगे, कितने मेटल के ऑर्बिटल कितने हैं? तो जब 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करेंगे
तो यहां पर रिपल्सिव इंटरेक्शन होगी किस किस के दरमियान, इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। सो जब ये लिगेंड इनकी तरफ आएंगे तो यहां पर एक हाइपोथेटिकल डीजेनरेट स्टेट होगी। 2 3 4 5, ये क्या था हमारे पास ओरिजिनल डी ऑर्बिटल, ओरिजिनल डी ऑर्बिटल। जब 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ इन्होंने अप्रोच किया तो क्या हुआ, रिपल्शन आई किसमें, इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड में और इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल से। इससे एक हमारे पास स्टेट आ गई, दैट स्टेट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल डीजेनरेट स्टेट, हाइपोथेटिकल डीजेनरेट स्टेट। कि हमारे पास जो मेटल है वो एक स्टेट से गुजरा जिसको हमने क्या नाम दे दिया, डीजेनरेट स्टेट। इसके बाद क्या हुआ, हाइपोथेटिकल डीजेनरेट स्टेट के बाद क्या हुआ कि मेटल हमारे पास दो हिस्सों में सेपरेट हो गया। कौन कौन से, कौन कौन से, T2G, T2G एंड Pg, T2G एंड डबली एंड ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो फिर से एक बार सुन लो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड हमेशा कहां पर आते हैं, एक्सिस के ऊपर आते हैं। उससे भी मैं पहले की बात करूं तो जो ओरिजिन ऑर्बिटल की तरफ जिस वक्त क्या आएगा हमारा, लिगेंड आएंगे तो रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड और इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फिर हमारे पास लिगेंड हमेशा किस पर आता है, एक्सिस के ऊपर आता है। तो जब एक्सिस के ऊपर आता है तो ये एनर्जी लेते हैं, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी कहां से लेते हैं, खुद से तो नहीं होती ना, वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल से लेते हैं। किससे लेते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, जो कि उसमें होते हैं दरमियान में। इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई, ये वाला वाई, ये वाला जेड, एक्स वाई जेड। तो ये दरमियान वाले क्या होते हैं, नॉन एक्सियल, क्या होते हैं, नॉन एक्सियल। जबकि ये वाले क्या होते हैं, एक्सियल। ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया था जहां पर पोस्टुलेट। तो हमने क्या कहा कि लिगेंड हमेशा ऑक्टाहेड्रल में कहां पर आते हैं, एक्सिस के ऊपर आते हैं। कहां से, एक्सिस। अब इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, कहां से लेगा, नॉन एक्सियल से। जब ये नॉन एक्सियल से लेगा तो पहले इनकी एनर्जी सेम थी, अब ये हाइपोथेटिकल डीजेनरेट से गुजरा। जब इन्होंने इससे एनर्जी ली लिगेंड ने तो कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा, कुछ की कम। जितनी मिकदार में इसकी ज्यादा उतनी मिकदार में इनकी कम हुई, सेम मैग्नीट्यूड के साथ, सेम मैग्नीट्यूड के साथ। समझ आई आपको। तो इसके साथ थोड़े से नोट्स लिखो, इसके साथ लिखो जी, क्या लिखोगे, एस, लिखो एस ligands are always directed along EG set of d orbital in octahedral complexes. When 6 ligand approaches towards central metal cation, there occurs repulsive forces between electron of metals, electron of d orbital, electron of d orbital of metal and electron of ligands। तो
यही हुआ। तो मैंने क्या लिखा, लिगेंड हमेशा ईजी सेट के ऊपर आते हैं। ईजी मतलब जो एक्सिस के ऊपर आते हैं। ईजी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब 6 लिगेंड आएंगे सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करने के लिए, तो रिपल्शन फोर्स होगी। क्या होगी? रिपल्शन। हमें पता है कि लिगेंड हमेशा कहां पर आते हैं? एक्सिस के ऊपर। एज लिगेंड always came on axis. These will taken energy from non-axial orbital. In this way, d orbital of metal is first pass through hypothetical, शायद बोर्ड में नजर आती है, hypothetical degenerate state। hypothetical degenerate, d ऑर्बिटल ऑफ मेटल किससे गुजरेगा? hypothetical degenerate state, and then Eg set acquires high energy and T2G set acquires low energy। जितनी मिकदार में Eg की बढ़ेगी, इतनी मिकदार में T2G की क्या हो जाएगी? आगे भी बोर्ड पर जगह नहीं है तो लिखो थोड़ा सा। hypothetical degenerate state has high energy than original d orbital। तो इसके बाद हम जाएंगे जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की तरफ। इसको आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन करना बहुत जरूरी है ना केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे में केमिस्ट्री ही नहीं आएगी, तो मुताला होती है ना, जिसमें हम कुछ कर लेते हैं। हमारी जुबान भी उर्दू है, हम मुताला में कर लेते हैं ना, हमारी जुबान ही बोलते हैं, हमारी जुबान हम खुद आ जाएगी, कैसे आएगी? खाक आएगी। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्रिस्टल फील्ड splitting energy। What is crystal field splitting energy? तो देखो जी, जब लिगेंड अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम, तो T2G और EG सेट ऑर्बिटल में एनर्जी का डिफरेंस आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड। इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा ओ 10dq से। चलो लिखो, फिर बताता हूं। द एनर्जी डिफरेंस between T2G and EG set orbital in octahedral complexes is called crystal field splitting energy। इसको क्या कहा जाता है?
crystal field splitting energy. It is denoted by delta O or 10 dq. डेल्टा ओ और 10 डी। व्हाट इज डेल्टा ओ? डेल्टा ओ का मतलब होता है, डेल्टा मीन डिफरेंस, ओ मीन डिफरेंस, डेल्टा का मतलब डिफरेंस बिटवीन ईजी एंड टी2जी, ओ मीन ऑक्टाहेड्रल। तो डेल्टा ओ का मतलब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन octahedral complexes. What is 10 dq? 10 dq is a term, लिखो, 10 dq is a term obtained from quantum mechanics, is a term obtained from quantum mechanics से लिया गया है हरफ है, which mean 10 differential quanta, 10 differential quanta. क्वांटा को जानते हो ना, एनर्जी पैकेट, यहां पर भी एनर्जी की बात होगी। 10 डिफरेंशियल क्वांटा, 10 डिफरेंशियल क्वांटा। बच्चों ये एनर्जी गैप क्यों आया? बच्चों दिस एनर्जी गैप arises due to electrostatic force arises या experiences by T2G and EG set orbital by ligands। तो लिखो दिस एनर्जी गैप ये क्यों आया? दिस एनर्जी गैप is arises due to electrostatic force of attraction experiences by T2G and EG set orbital by ligands। बच्चों ये 10 डी क्या हुए, ऊपर जाएगा तो कितना होगा? प्लस 0.4 डेल ओ या 6 डी क्यू। यहाँ पर कितना होगा? जितनी मिकदार में ज्यादा हुआ उतनी मिकदार में कम। यहाँ पर माइनस 0.4 डेल्टा ओ 4 डी क्यू। और समझे कि अगर डेल्टा ओ, आई नो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं। तो यहाँ पर कुछ थोड़े से और नोट्स लिखते हैं, बोर्ड में जगह भी नहीं, सर्दी भी ज्यादा का है, बारिश भी, तो वो भी लिखो। आफ्टर हाइपोथेटिकल डीजेनरेट स्टेट, इसके बारे में लिखो। आफ्टर हाइपोथेटिकल डीजेनरेट स्टेट, देखो हाइपोथेटिकल डीजेनरेट स्टेट के बाद ईजी की एनर्जी कितनी ज्यादा हुई? प्लस 0.610 ओ डेल ओ। इसकी कितनी कम है? माइनस 0.4 डेल ओ। तो लिखो आफ्टर हाइपोथेटिकल डीजेनरेट स्टेट, आफ्टर हाइपोथेटिकल डीजेनरेट स्टेट एनर्जी ऑफ T2G set orbital, energy of T2G set orbital is minus 0.4 del O, minus 0.4 del O, and energy of EG set orbital plus 0.6 del O, plus 0.6 del O। देखो यहां पर मैं देखूं तो Eg की एनर्जी ज्यादा है तब डिनोट है प्लस से, T2G की एनर्जी कम है तब डिनोट है प्लस। तो लिखो एनर्जी ऑफ EG set orbital, energy of EG set orbital is
energy of each z orbital is greater than hypothetical degenerate state. Energy of each z orbital is greater than hypothetical degenerate state. So that is why denoted by पॉजिटिव साइन। इसी तरह उसको नोट कर दो, एनर्जी ऑफ T2g सेट ऑर्बिटल इज लेस देन hypothetical degenerate state, so that is why denoted by negative sign। इसलिए हमने इसको डिनोट किया हुआ है नेगेटिव साइन से। बच्चों बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तुम्हारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच T2g एंड Eg सेट ऑर्बिटल। इसमें कितना है, इसमें अभी इसका फार्मूला ही बताते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच T2g एंड Eg सेट ऑर्बिटल। Formula to calculate crystal field splitting is given as formula to calculate crystal field splitting is given as चलो सबको रफ कर देते हैं। formula to calculate crystal field splitting energy is given as क्या फॉर्मूला है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g सेट ऑर्बिटल माइनस 0.4 डेल्टा, इसी तरह प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg सेट ऑर्बिटल, किसमें Eg सेट ऑर्बिटल प्लस 0.6 डेलो। ये भी देखो 6d क्यू, यहाँ पर क्या देखो 4d क्यू। इस फॉर्मूले से हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मालूम करें। तो देखो हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ crystal field splitting energy from D1 to D10 system, D1 to D10 system। अच्छा D1 to D10 सिस्टम के लिए इससे एक एग्जांपल लेते हैं। D10 के लिए एग्जांपल, तो मेरे पास ये बार क्या है, ओरिजिनल डी ऑर्बिटल है, ये मेरे पास क्या है T2g है, मेरे पास क्या है Eg है। तो D1 से D10, D1 का मतलब ये है कि ओरिजिनल डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कहां पर आएगा, जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी तो हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर आते हैं, लो एनर्जी में। तो इसकी लो एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रॉन आता है। अब इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मालूम करते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g सेट ऑर्बिटल, कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन इनटू माइनस 0.4 डेलो प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg में तो है ही नहीं ना, 0। तो मेरे पास इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मेरे पास आ गई, कितनी आई माइनस 0.4 डेलो, ये 4 dq फर्स्ट सिस्टम में लिया, समझ आई। इसी तरह ये तो हमारे पास D1 सिस्टम के लिए था, हम करते हैं अभी D2 सिस्टम के लिए। अच्छा D2 से पहले एक और चीज यहाँ पर समझाई जाती है कि देखो T2g क्या है, T2g 1 इलेक्ट्रॉन है,
Eg क्या है, Eg 0, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, T2G 1 इलेक्ट्रॉन, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो मैं T2G को देख, ये सिमेट्रिक है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन 0 0, ये तो सिमेट्रिक नहीं है, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिक, ठीक है, अनसिमेट्रिक। जबकि Eg दोनों में नहीं है, हाँ नहीं, ये क्या है, सिमेट्रिक है, मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक। तो ये था हमारे पास D1 सिस्टम। अब अभी देखते हैं D2 सिस्टम के लिए, अभी देखते हैं D2 सिस्टम, D2 सिस्टम के लिए। तो D2 में देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिर लो एनर्जी में जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉलो करो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 जब लेते हैं 2 इनटू -0.4 डेल या 4 d क्यूब, बात है कि प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही सेट ऑर्बिटल, तो कोई भी नहीं, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू 2 4s are 8, तो ये क्या आएगा, -0.48, ये डेल्टा ओ या डी क्यू लिख लो, क्या लिख लो, डी क्यू, एक ही बात है। तो इसमें देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ऊपर लिखो 2, ऊपर क्या लिख लिया हमने, तो ये सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक उस वक्त होता है जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, ये तीनों में सारे हों, ये तीनों में होंगे, तो T2G क्या है, अनसिमेट्रिक, Eg यहां पर क्या है, कोई भी नहीं है, तो सिमेट्रिक है बस। अब ये आगे आते हैं D3 सिस्टम की, देखो 3 तक बात यही चलेगी, जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो मसला आएगा, वो इधर पेयर हो गई ऊपर जाएगा, उसकी बात करनी, अब वो चला पहले तो D3 सिस्टम, D3 सिस्टम के लिए कैलकुलेशन भी करते हैं, D3 सिस्टम के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो D3 सिस्टम के लिए क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो D3 में एक और आ गया D में, D अच्छी है, D ऑर्बिटल, क्या है, D ऑर्बिटल, तो वो भी यहां ही आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G में कितने आ गए, 3 इनटू -0.4 डेल ऑफ ये 4 d क्यूब प्लस तो यही नहीं है, 0, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू -1.4 डेल्टा, ये मेरे पास है। अब T2G में सब में एक एक है, T2G 3 और Eg 0, T2G 3 सब में एक एक है, मतलब क्या हुआ, ये क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक है, मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक है, Eg में कोई भी नहीं, ये भी क्या है, सिमेट्रिक। ये थी जी यहां तक की कहानी D3 की। अब चौथा इलेक्ट्रॉन है, यहां पर पेयर हो गई, ऊपर जाएगा, यहां पर पेयर होगा, ये ऊपर जाएगा, इसके लिए अलग से कहानी है, इसके लिए क्या है कि हमारे पास एक अलग से कहानी है, इसके लिए कहानी को देखते हैं। तो ये इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। तो इसके लिए कहानी कुछ D4 सिस्टम के लिए हाई और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, तो D4 सिस्टम आ गया, D4 सिस्टम। अच्छा जी, जैसे मेरे पास ये ऑर्बिट ऑलरेडी 3 4 5, अच्छा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच T2G एंड Eg, आइदर इसमें आएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, ये इसमें जाएगा, ये बात डिपेंड करेगी, ये बात डिपेंड करेगी दो चीजों पर, एक पेयरिंग एनर्जी पर, दूसरी स्प्लिटिंग एनर्जी पर। अगर मेरे पास स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हुई
मतलब आपका ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल ज्यादा सेपरेट हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर हो जाएगा, बिफोर ऊपर जाने से पहले पहले यहाँ पर पेयर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपकी सेपरेटिंग एनर्जी कम है सेपरेटिंग, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन दोनों में ऑक्युपाई होगा। इलेक्ट्रॉन किस में ऑक्युपाई होगा? दोनों में ऑक्युपाई होगा इक्वली। तो ये बात लिखो, फिर उसके बाद तो और एक्सप्लेन करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in each T2G and EG set orbital depends upon splitting energy and pairing energy. Pairing energy. Splitting energy जानते हो? Energy gap between T2G and EG set orbital. Pairing energy क्या होती है? The amount of energy required to pair electron. If splitting energy is greater than पेयरिंग एनर्जी, अगर आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी, मतलब स्प्लिट बहुत ज्यादा, देन इलेक्ट्रॉन T2G में क्या हो जाएगा? पहले पेयर हो जाएगा Eg होने से। देखो ना मेरे पास ये है, ये स्प्लिटिंग क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। स्प्लिटिंग क्या हो रही है? इफ स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आने से पहले पहले यहां पर क्या हो जाएगा? आपको उतनी एनर्जी देने से पहले पहले उतनी एनर्जी यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर लेकर आने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। उस एनर्जी देने से पहले पहले ये क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? इस स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, then electron is paired in T2G set orbital before their entry in EG set orbital. EG में आने से पहले पहले उतनी एनर्जी के पहुंचने से पहले पहले ये T2G में क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा। इफ स्प्लिटिंग एनर्जी इज, आपने ऐसी नहीं लिखना, एग्जामिनर मार देगा। इफ स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, देन electron will occupy both T2G and EG set orbital before pairing in T2G set orbital। आई थिंक इसमें कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीजें अंडरस्टैंड की होंगी आपने। तो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G और EG सेट में ऑर्बिटल में दो बातों पर डिपेंड करेंगे, एक स्प्लिटिंग एनर्जी पर, दूसरी पेयरिंग। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, ये ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो क्या होगा? आपने चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर लेकर जाना, उतनी एनर्जी देने से पहले पहले ये नीचे क्या हो जाएगा? पेयर। If splitting energy is greater than pairing energy, then electron is paired in T2G set orbital before their entry in EG set orbital। अगर splitting energy छोटी है, pairing energy ज्यादा है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होगा? simultaneously ऑक्युपाई करेगा बिफोर पेयरिंग, नीचे पेयर से पहले पहले।
पहले नीचे 3 आए, चौथा अपेयर नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा। वही वो आपको इसको समझ आएगी। तो लिखो ऑन दिस बेसिस देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस बेसिस पर हमारे पास दो किस्में होती हैं कॉम्प्लेक्स। पहली हमारे पास है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जब आपका कोई स्ट्रांग लिगेंड सेंटर मेटल एटम की तरफ अप्रोच करेगा, स्ट्रांग हुआ तो स्प्लिटिंग क्या करेगा? ज्यादा। इस केस में क्या होगा? पहले इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे T2G में बिफोर एंट्री इन Eg में, बिल्कुल सिमिलर। या वुंड्स रूल क्या होगा? पहले एप्लीकेबल होगा T2G के ऊपर बिफोर Eg के ऊपर। देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? आर फॉर्म्ड when strong ligand approaches metal cation splitting will be more देखो स्ट्रांग लिगेंड आएगा, हाँ अब उसके पास स्ट्रांग लिगेंड आएगा तो रिपल्शन ज्यादा होगी तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ज्यादा स्प्लिट करेगी, स्प्लिटिंग विल बी मोर। in this case Hund's rule is applicable on both T2G and Eg set orbital separately. जैसे मेरे पास ये उस वक्त बनेंगे जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो क्या करेगा? स्प्लिटिंग क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो इस केस में स्प्लिटिंग ज्यादा। हुंड्स रूल पहले एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर, सेपरेटली एप्लीकेबल होगा, साथ साथ में नहीं। पहले देखो हुंड्स रूल आया, एक डालो। अब हुंड्स के रूल के मुताबिक ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, स्ट्रांग लिगेंड आया तो हुंड्स रूल बोथ T2G और Eg पर अलग पहले ये आया यहां से हुंड्स रूल फॉर्म, अब ऊपर जाएगा, अब यहां पर डालो। आई होप आपको समझ इसकी बात की आई होगी। तो इन दिस बेसिस complexes are of two types. One is called low spin complexes, another is called high spin लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और हाई लो की बात होगी। आगे हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। पहले इसकी डेफिनेशन करो, फिर D4 के बाद सब पर अप्लाई करते हैं। तो देखो जी, हाई स्पिन उस वक्त बनेंगे जब आपका अप्रोचिंग लिगेंड क्या होगा? वीक होगा। व्हेन वीक लिगेंड अप्रोचेस मेटल कैटायन तो स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी। स्प्लिटिंग देखो ऐसे होगी, स्प्लिटिंग कुछ ऐसे होगी, स्प्लिटिंग कम होगी। तो लिखो इन दिस केस Hund's rule is applicable. In this case, Hund's rule is applicable on both T2G and Eg set orbital simultaneously, साथ जैसे एक इधर आया, एक इधर आया, तो इसके बाद इस पर नहीं होगा, यहां पर आएगा, फिर यहां, फिर पेयरिंग होगा। तो simultaneously दोनों पर T2G और Eg पर अप्लाई होगा। आई होप आपको इसकी समझ
अच्छे से आई होगी। अब आते हैं D4 सिस्टम। D4 से ये पहले कहानी समझना जरूरी थी। अगर आपको इस कहानी की समझ आई है आगे बातें आसान हो जाएगी, वरना अगर नहीं आई समझ तो वीडियो को थोड़ा पीछे पीछे करो, दोबारा से देखो। अच्छा जी, आते हैं D4 सिस्टम की तरफ। यहां पर लिखेंगे हम लो स्पिन और यहां पर हम लिखेंगे हाई स्पिन। अच्छा जी, D4 सिस्टम, यहां पर हम डी ऑर्बिटल बनाएंगे 5, यहां पर भी डी बनाएंगे 4 5। अच्छा, लो स्पिन में स्ट्रांगली बनाएगा, तो स्ट्रांग आएगा तो सेपरेटिंग ज्यादा हो जाएगी। ऊपर वही जी है, नीचे वही टी जी है। जब हाई स्पिन वीक आएगा, ऊपर वही पीजी है, नीचे वही टी जी। हाँ, तो D4 सिस्टम में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब स्ट्रॉन्ग लीगन आएगा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने से पहले पहले एनर्जी आप दे रहे हो लेकिन ऊपर जाने से पहले पहले इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जाएगा। तो Hund's rule applicable on both T2G and EG set orbital separately। ये हो गया। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर तो सेपरेटिंग ही काम, यहाँ पर सेपरेटिंग काम, तो 1 2 3 यहाँ पर फिर नहीं, ऊपर चला जाएगा। तो फाइंड करो इनके लिए क्रिस्टल फील्ड क्या आती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसके लिए बताओ क्या आती है, इसके लिए क्या आती है, फाइंड करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच T2G ऑर्बिटल कितने हैं, 4 4 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई नहीं करो, ब्रैकेट का मतलब ये होता है माइनस 0.4 डेल ओ डी क्यू 4 डी क्यू प्लस ऊपर है कोई नहीं, ऊपर को जीरो ही बोल दो, तो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग मेरे पास क्या आ जाएगी, 4 0.4 1.4 डेल्टा हो, या डेल्टा होगी या लिख लो डी क्यू। बात तो एक ही है, बात तो एक ही। और 4 16 1.6 आता है। तो इसमें देखो T2G क्या है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, EG में क्या है 0, ये क्या है सिमेट्रिक है, T2G4 क्या है सिमेट्रिक है नहीं, ठीक है अनसिमेट्रिक है, जबकि EG क्या है कुछ भी नहीं है तो सिमेट्रिक है। अब इसकी तरफ आओ, इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E2G कितने हैं 3 मल्टीप्लाई माइनस 0.4 डेल्टा ओ प्लस ऊपर कितने 1 मल्टीप्लाई ऊपर वाली की नहीं होगी 0.6 डेल्टा कितनी आ जाएगी, ये आएगी जी 1.2 माइनस डेल्टा ओ प्लस 0.6 डेल्टा प्लस माइनस माइनस होता है, ये मेरे पास क्या है 0.6 डेल्टा। ऐसे इसको बताओ, हमारे पास T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, EG में कितने हैं 1, सब में एक एक, तो मतलब क्या है सिमेट्रिक है। इसमें एक में है एक में नहीं, ठीक है तो ये था जी हमारे पास D4 सिस्टम हमारे पास था जी। अब इसके आगे सारे आएंगे, सारे मिक्स आएंगे, लो और हाई स्पिन वाले मिक्स आएंगे। तो मैं 2 की एग्जांपल आपको और करवा देता हूं, उसके बाद आप खुद करोगे। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में मेरे पास अगला आता है D5। बच्चों जब स्ट्रांग लिगेंड आएगा, स्ट्रांग लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो एक और इलेक्ट्रॉन कराएंगे, ये यहां पर आकर पेयर होते हैं। जबकि D5 सिस्टम में यहां पर क्या होगा कि हॉर्न्स रूल दोनों पर सिमल्टेनियसली अप्लाई होगा,
ऊपर चले जाएंगे। इसके लिए क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग फाइंड करो। क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी फाइंड करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E2G कितने हैं? 2 4 5 5 इनटू -0.4 डेल्टा हो, ये दूसरा यूनिट ले गए जो प्लस ऊपर में तो कुछ नहीं है, जीरो। तो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू 5 इनटू -2.0 आएगी। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, Pg में 0 इक्वल टू, ये क्या है? सिमेट्रिक है नहीं? सिमेट्रिक तब होता है जब तीनों में एक एक होता है, कुछ नहीं ना होता है, सारे के होते हैं। ये क्या है? अनसिमेट्रिक है। Pg 0 क्या है जी? D5 सिस्टम। Pg क्या है? कोई भी नहीं है, सिमेट्रिक है। इसमें आओ, इसमें क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी फाइंड करो। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डेल -0 प्लस क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डेल्टा। क्या हो जाएगा? -1.2 और प्लस 1.0। समझ आई जी? समझ आई आपको? आपको समझ आई जी? आपको समझ आई जी? आई होगी। मैं इसको ग्राफिक सर्च करनी, यूनिट साथ में लगाना, मैं अक्सर भूल जाता हूँ यूनिट लगाना, यूनिट लगाना। तो इसको देखो जी, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। Pg में कितने हैं? 2। तो ये क्या होगा? 3 वाला सिमेट्रिक। इसमें 2 है तो क्या होगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। तो हम 5 तक पहुंचे, 5 तक पहुंचे। हम कहां तक पहुंच के आ चुके हैं? 5 तक पहुंच के आ चुके हैं। अभी आ जाए जी छठे की तरफ। अब हमारे पास छठा है, तो ये ज्यादा सेपरेटिंग है। ये क्या हो जाएगा? पेयर अप हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर अभी पेयरिंग स्टार्ट हो गई। क्रिस्टल फील्ड मालूम करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच T2G में कितने? 6 मल्टीप्लाई बाय -0.4 डेल्टा ओ। आगे क्या है? कुछ भी नहीं, ऊपर तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी? 6 4 -2.4 डेल्टा। T2G क्या है जी मेरे पास? कितने इलेक्ट्रॉन? 6। Pg में कितने? 0। तो T2G क्या है? सिमेट्रिक है? यस। Pg क्या है? सिमेट्रिक है? यस। कर लिया। इसके लिए क्रिस्टल फील्ड मालूम करो। क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन है? T2G में 4 मल्टीप्लाई बाय -0.4 डेलो प्लस ऊपर कितने? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 क्या आ गई? -1.6 प्लस 2 6 जार 2 6 जार कितना होता है? 1.6 माइनस 0.4 डेल्टा। T2G बोलो क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिक। Pg क्या है? सिमेट्रिक। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। इसको जल्दी से अपने पास नोट डाउन कर लो। जल्दी से अपने पास नोट डाउन कर लो। आसान है, इतना आसान है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं। ये हमारे पास कौन सा था? D6 सिस्टम हमारे पास खत्म हो गया। तो अभी आते हैं D7 सिस्टम। D7 सिस्टम अभी आते हैं हम D7 सिस्टम। D7 के ऊपर एक और इधर बढ़ गया। अभी देखो कहां पर है? ऊपर जाएगा। यहाँ पर तो काम ही खत्म हो गया ना। एक ऑर्बिटल में 2 से ऊपर इलेक्ट्रॉन तो थोड़ी आते हैं। हमारी केमिस्ट्री तो नहीं है ना। पर भी देखो छठे वाला हो गया, सातवें वाला भी है। यहाँ पर एक आया था, यहाँ पे दूसरा पेयर हो गया। इसके लिए क्रिस्टल फील्ड मालूम करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच T2G में कितने हैं? 6 मल्टीप्लाई 0.4 डेल्टा हो, डेल्टा हो प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है
1 मल्टीप्लाई 0.6 डेल्टा ओ निकालो 6 ये माइनस 2.4 प्लस 0.6 डेल्टा ओ कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा तो यूनिट लगाना यार दो चार माइनस 1.4 माइनस 1.8 डेल्टा इसके लिए किसकी फील्ड है इसके लिए फाइंड करो तो कितना है ये 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.4 डेल्टा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डेल्टा ओ कितना आएगा जी 2.0 माइनस 2.0 प्लस 0.8 डेल्टा समझ आए बहुत आसान है इसमें मुश्किल की नहीं इसमें बताओ T2G6 EG1 तो 6 है तो सिमेट्रिक EG1 है तो क्या है अनसिमेट्रिक इसमें बताओ T2G में कितने हैं 5 तो क्या है मेरे पास अनसिमेट्रिक है EG में कितने हैं 2 है तो क्या है सिमेट्रिक जल्दी से नोट डाउन कर दो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो अगला हमारे पास आते हैं D8 सिस्टम मेरे पास आता है D8 सिस्टम 7 तक चले गए ना ये अभी तक फिर बोल D7 था D7 हो चुका है अब ये आते हैं D8 सिस्टम की तरफ और पहले इसको खफा हो जाएगा D8 सिस्टम तो D8 सिस्टम की तरफ जाए D8 सिस्टम D8 में यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया D8 सिस्टम में तो D8 सिस्टम में हाई और लो स्पिन 0 पॉइंट लो और हाई को फाइंड करो खुद फाइंड करो तो D8 हो गया एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा नीचे पेयर हो जाएगा किसके लिए फाइंड करो कितने इलेक्ट्रॉन है 6 मल्टीप्लाई माइनस 0.4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डेल्टा डेल्टा तो 6 माइनस 2.4 डेल्टा ओ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नो तो क्या आ जाएगा 1.2 डेल्टा तो मेरे पास प्लस माइनस माइनस 1.2 डेल्टा अच्छा यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड सप्लेटिंग एनर्जी कितनी की ऊपर है कितने इलेक्ट्रॉन है 6 नीचे 6 मल्टीप्लाई 0.4 माइनस 0.4 डेल्टा प्लस ऊपर कितने 2 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डेल्टा तो कितनी आ जाएगी 6 4 2.4 माइनस प्लस 2 6 1.2 डेल्टा कितना आएगा माइनस 1.2 डेल्टा यहाँ पर देखो T2 जी कितने 6 जी कितने 2 तो सिमेट्रिक यहाँ पर आओ T2 जी में कितने 6 जी में कितने सिमेट्रिक अगला करो अपने अपने आप से करो अगले अपने आप से करो D9 सिस्टम D9 सिस्टम करो जल्दी से करो जल्दी से D9 सिस्टम कर लो मैंने कहा था कुछ बोलूंगा कुछ आप बोलूंगा लेकिन चलो
D9 सिस्टम में यहाँ पर D9 कर लो, एक यहाँ पर पेयर हो जाएगा, इसमें ऊपर में आकर पेयर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, यहाँ पर कितने 6, 6 मल्टीप्लाई में माइनस 0.4 डेल ओ प्लस नंबर ऑफ पीजी में कितने 3 मल्टीप्लाई में 0.6 डेल ओ कितना आ जाएगा -2.4 डेल्टा ओ प्लस 1.0 डेल्टा ओ, यह आ जाएगा माइनस 0.6 डेल्टा ओ। इसके लिए फाइंड करो, नीचे कितने 6 मल्टीप्लाई बाय -0.4 डेल्टा ओ प्लस ऊपर कितने 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डेल्टा कितना आ जाएगा 2.4 माइनस 2.4 डेल्टा ओ प्लस 1.8 डेल्टा कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस के लिए 0.6 डेल्टा हो जाएगा। सिमेट्री निकालो, T2G में कितने हैं, T2G में 6, G में 3, ये मेरे पास क्या है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्यों सब में एक ही जैसे है ना, तो EG मेरे पास क्या है अनसिमेट्रिक। यहाँ पर आप T2G में कितने हैं 6, G में क्या है 3, ये मेरे पास क्या है सिमेट्रिक, ये मेरे पास क्या है अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक। इसके बाद रहेगा D10, D10। अच्छा एक और बात सुनो, ये जो माइनस है ना, माइनस वाला, इसका मतलब है इतनी एनर्जी रिलीज हुई, इतनी एनर्जी क्या हुई है रिलीज, ये स्टार्ट में बताना चाहिए था, इतनी मतलब आपके पास लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स दिए जाए और बोला जाए कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा, तो जिसकी माइनस में एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, जैसे फॉर एग्जांपल -2.4, एक आ रहा है माइनस, तो ज्यादा एनर्जी ये रिलीज हुई है, एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होती है उतनी ज्यादा स्टेबल होती है, मतलब जितनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नेगेटिव में होगी उतना कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा स्टेबल होगा। तो जल्दी से D10 सिस्टम करते हैं और इस काम को खत्म करते हैं। लेक्चर भी आज बहुत लंबा है, लेक्चर भी आज बहुत लंबा है। तो D10 में यहाँ पर 10 कर लो, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना हो गया जी 6 मल्टीप्लाई बाय -0.4 डेल्टा ओ प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डेल्टा ओ, यहाँ पर 4 यहाँ पर 6, 2.4 डेल्टा ओ प्लस 2.4 डेल्टा ओ कितना आ जाएगा 0 डेल्टा ओ। इसमें आओ, इसमें आओ, नीचे कितने 6 मल्टीप्लाई -0.4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ओ बताना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डेल्टा, ये कितना आ जाएगा -2.4 प्लस 2.4 डेल्टा ओ डेल्टा 0 डेल्टा। सिमेट्री निकालो, तो T2G 6, EG 4, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, दोनों इक्वल है। T2G कितने है जी 6, EG कितने है 4, तो ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक। तो यहाँ पर लेक्चर को खत्म करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, जितना इजीली हो सकता था मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। तो this is up to you how you tackle this one, and thank you for watching. Allah Hafiz.